हेलो गाइस। आज हम लोग साइंस की जीके को जो हल करेंगे, इस पर जो आपके बहुत सारे एग्जाम हैं, वनडे के टेट हैं, पेट हैं, सी टेट हैं और आपका जो यूपी टेट है, ये सब सिंगल डे एग्ज़ाम को कवर करेगा। एनटीपीसी रेलवे। तो आते हैं टॉपिक पर। देखिए, जो आपका कोशिका है, पहला टॉपिक पर आते हैं। पहला कहता है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है। देखिए, जो सेल होती है, ह्यूमन बॉडी हो या किसी भी पशु पक्षी की सेल होती है, तो जो प्रोटीन संश्लेषण होता है, जहाँ पर प्रोटीन पचाया जाता है, वो कहाँ पर होता है? राइबोसोम में होता है। कहाँ पर होता है? राइबोसोम में। इसके बाद अगला कहता है नारियल का खाने का भाग कौन सा होता है। देखिए, जो नारियल होता है उसका हम हर एक पार्ट नहीं खा सकते हैं, है ना। जिसके ऊपर कवर होता है उससे हम रस्सियाँ बनाते हैं, है ना, जिसे हम नारियल की रस्सी बोलते हैं। तो हर एक पार्ट खाने वाला नहीं होता है। उसका जो हम भ्रूण पोष है वो खाते हैं। इसी प्रकार से भ्रूण पोष हम देखें तो हम गेहूं का खाते हैं, है ना। और लीची का हम एरियल भाग खाते हैं। और अंगूर की मध्य फल भित्ती खाते हैं। तो उन सब चीज़ों को हम खाते हैं। तो ये आपका एक अलग टॉपिक है कि किन फलों की क्या क्या चीज़ खाई जाती है। तो नारियल का पूछा जाता है अधिकतर, और इधर आपका लीची का पार्ट पूछा जाता है, तो लीची का हम एरियल पार्ट खाते हैं। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो ये आपका रिफ्लेक्सिया है। ये सबसे संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, जो जिसका वेट लगभग 5 किलो के आसपास होता है, समझ लीजिए। सिर्फ फूल का वेट में बात बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। तो गोबर पर उगने वाले जो कवक होते हैं, फंगस जो होते हैं, वो क्रोपोफिलस कहलाते हैं। क्योंकि गोबर जब कहीं पर जमा रहता है तो वहां पर क्या होता है? कवक उगने लगते हैं। मतलब सड़ने, जब चीजें सड़ती हैं ना, तो उसे कवक होता है। आप आटा को रख दीजिए तो उसमें कवक आपका उगने लगेगा, है ना। तो जैसे और फिर आपका जो बेसन शायद होता है, उससे जलेबियां बनाई जाती हैं, है ना। तो वो भी, उसको भी सड़ाते हैं। इसके बाद सुगंधित फूलों में परागकण किसके द्वारा होता है। तो जो बहुत महकने वाले फूल होते हैं, उनमें जो परागकण क्रिया होती है वो अधिकतर कीड़ों के द्वारा होती है। वैसे परागकण क्रिया जो होती है, देखिए, हवा के द्वारा भी होती है, पानी बरसने के कारण भी होती है ना। और क्या नाम है, पेड़ों के हिलने के कारण भी होती है, पशु पक्षियों के कारण भी होती है। लेकिन जो सुगंधित पुष्प होते हैं, उनमें अधिकतर कीट का भौरे बैठते हैं, है ना, छोटे 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 मधुमक्खियां बैठती हैं। वो फिर वहां से पराग कण जो ले जाती हैं, अन्य फूलों पर डालती हैं, जिससे उस पर क्या होते हैं? फल बनते हैं, फूल बनते हैं। ये परागकण क्रिया अधिकतर फूलों में कीड़ों के द्वारा उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो अनुवांशिक का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ये आपके ऑस्ट्रिया के थे। इन्होंने मटर के पौधे, यानी गार्डन जो पीस पीस होता है, उसका यूज़ किया था। मतलब आपका बगीचे वाला मटर का प्रयोग किया था। उस पर इन्होंने लगभग 3 नियम दिए थे। दो ही महत्वपूर्ण होते हैं, वैसे कहा जाता है 2 ही नियम है, तीसरा अलग नियम है। तो इन्होंने लगभग 3 नियम दिए टोटली, और इन्हें ही अनुवांशिकता का प्रथा कहा जाता है। अब देखिए, अनुवांशिकता होती क्या है? जब पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ गुण जो होते हैं, माता से पिता, माता पिता के बच्चों में, बच्चों से फिर उनके बच्चों में जो गुण ट्रांसफर होते रहते हैं, इसे हम कहते हैं अनुवांशिकी। ओके। अगला क्वेश्चन कहता है आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन होता है। आप देखते होंगे जो आलू होता है वो क्या होता है, कभी कभी सड़ने लगता है। और जब सड़ने लगता है तो उसका यूज़ क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होने लगती है वहाँ पर। जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो आलू में ब्लैक हार्ट का रोग जो होता है वो होने लगता है। कभी कभी आप देखते होंगे आलू हरा पड़ने लगता है। हरा इसलिए पड़ने लगता है क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने लगता है। अगर आलू को आप ऊपर रख दें, मतलब कि आलू जमीन के नीचे उगता है ना। और आलू एक तना भी है, आपको पता होगा। अगर आलू को आप ज़मीन के ऊपर उगाएंगे तो वो हरा पड़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने लगता है, जिस कारण क्या पड़ने लगता है, वो फिर वो हरा होने लगता है। तो ये दोनों थोड़ा डिफरेंट है। अगला क्वेश्चन कहता है डेसिबल किसके मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डेसिबल जो होता है, देखिए, ये इकाई है किसके? ध्वनि के मापने की। एक होती है बेल, डेसिबल होती है यहाँ पर, ठीक है। बेल होगा यहाँ पर, एक ही मात्रा चढ़ेगी। तो बेल जो होती है, बेल बड़ी इकाई होती है, और डेसीबेल जो होती है वो छोटी इकाई होती है। हैं दोनों इकाइयाँ। बेल अगर आपसे पूछ ले तो भी ध्वनि की इकाई है, और डेसीबेल पूछ ले तो भी ध्वनि की इकाई है। डेसीबेल छोटी इकाई है, बेल बड़ी इकाई है। ओके। अगला क्वेश्चन कहता है मिर्गी का औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है। जो मिर्गी आपने देखा होगा, किसी किसी को मुंह से कफ अफ निकलने लगता है, तमाम प्रकार की, है ना। उसे तो फिर कहते हैं चमड़े का जूता सुंघाओ। तो जो मिर्गी होती है, मिर्गी जो होती है, ये परमेल या लाइकेन से प्राप्त होती है इसकी औषधि। अगला क्वेश्चन कहता है मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कौन सी होती हैं। तो मूलांकुर से जो विकसित होने वाली जड़ें होती हैं वो आपकी मूसला जड़ होती हैं। कि जैसे मान लीजिए आपके अपने पेड़, जो छोटा सा पौधा उगता है, तो जिससे मूलांकुर से पेड़ जो मेन जड़ निकलती है वो आपकी मूसला जड़ होती है, ठीक है, जो सबसे डेप्थ तक जाती है।
इसके बाद कहता है वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक क्या कहते हैं? जो वृक्षों की छाल पर सड़ने के कारण जो कवक उगते हैं उन्हें बोलते हैं कोर्टिकोलस बोलते हैं उन कवकों को। अगला क्वेश्चन कहता है सबसे अधिक क्रोमोसोम्स किसमें पाए जाते हैं? तो क्रोमोसोम्स वही गुण हैं जो आपके डीएनए के लक्षणों को ट्रांसफर करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। तो टेरिडोफाइट्स ट्री जो होता है पेड़ हो जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा जो क्रोमोसोम्स लगभग 3200 के आसपास क्रोमोसोम्स इसमें पाए जाते हैं। मनुष्य में अगर हम बात करें तो मनुष्य में जो होते हैं आपके लगभग 32 जोड़ी, 40, लगभग 23 जोड़ी होते हैं। ह्यूमन में 23 जोड़ी देखने को मिलते हैं। तो जो मनुष्य में 32 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटली 46 जाते हैं, है ना? तो वो क्या होते हैं, वो वही ट्रांसफ़र करते हैं, वही डीएनए ट्रांसफ़र करते हैं, वही आपके गुणसूत्रों को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन कहता है सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो सर्वप्रथम डीएनए संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था और ये आपके भारतीय वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन कहता है कोस्का का आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर बना हुआ है? कोस्का व आणविक जीव विज्ञान केंद्र जो है आपका हैदराबाद में बना हुआ है और ये वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना जो राज्य है आपका 2 जून 2014 के आसपास बना हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कोस्का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो देखिए जो सेल होती है, कोस्का की खोज आपकी रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है जापान में लोग किस लाइकेन की सब्जी के रूप में खाते हैं? देखिए लाइकेन बहुत सारे होते हैं खाने वाले, लेकिन कुछ हानिकारक भी होते हैं। ये नहीं कि जो भी हमें लाइकेन दिखा हमने खा लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लाइकेन हानिकारक होते हैं, कुछ लाइकेन से हम नमक बनाते हैं। तो जो आपका इंडोकार्पन लाइकेन होता है, ये जापान में समुद्र किनारे उगाया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पर अपने मन से उगता है, तो उससे ये लोग सब्जी के रूप में बनाते हैं। सभी प्रकार के लाइकेन हम नहीं खा सकते हैं, कुछ बहुत हानिकारक होते हैं। अगला कहता है वंशागति का अध्ययन जीव विज्ञान किस शाखा में करते हैं? तो उसे हम अनुवांशिकी में करते हैं। जो वंश दर वंश जो गुण जो चीज़ें होती हैं, परिवर्तन होते हैं, वो जब हम उनका अध्ययन करते हैं, जो समाते हैं, जैसे जैसे मान लिया आप देखते होंगे कि जो पिता में कुछ लक्षण है वही कुछ बच्चे में होते हैं, बच्चे कुछ लक्षण उसके बच्चे में होते हैं। तो वे जो लक्षणों का विद्यमानता क्रम जारी है, उसका अध्ययन जो होता है हम अनुवांशिकी में करते हैं। ओके, इसके बाद हम आते हैं अगले में। कहता है एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन ही होते हैं और क्या करते हैं, वो बॉडी को मेंटेन करते हैं, है ना? बॉडी में जो टूटा फूटी होती है, जो सेल्स खराब होती है, उसको नई बनाने का काम करते हैं एंजाइम। बस उन्हें क्या करते हैं, वो उस प्रक्रिया को तो तेज करते हैं। ओके, अगला कहता है कैप्सूल का जो आवरण बना होता है वो किसका बना होता है? आप देखते होंगे जो कैप्सूल आप लोग खाते हैं वो कभी भी आप लगता है ये प्लास्टिक का बना हुआ है। दरअसल वो प्लास्टिक नहीं होती है। पहले हम ये सोचते थे कि प्लास्टिक हमको क्यों खिलाते हैं फालतू में, ये तो हानिकारक होती है। वो प्लास्टिक नहीं होता, वो स्टार्च होता है। स्टार्च क्या होता है, जैसे बॉडी के अंदर जाता है तो वो ऑटोमेटिक वो चीज़ें क्या होती है, पिघल जाती हैं, वो ख़त्म हो जाता है। फिर उसकी जो दवाएं होती हैं वो दवाएं फिर बॉडी पूरे पार्ट्स में फैल जाती हैं। इसलिए वो स्टार्च का बना हुआ होता है, वो प्लास्टिक नहीं होती है ना। अगला क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सर्वाधिक ऊर्जा जो होती है आपकी वसा से यानी फैट से प्राप्त होती है। लगभग 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है फैट से। ठीक है, जबकि कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों में डिफरेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट में आपके जैसे कुछ गेहूँ है, चावल, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं? तो जो शाकाहारी होते हैं अधिकतम प्रोटीन दाल से मिलती हैं, है ना? और दाल में बात करें सोयाबीन में तो सबसे अधिक प्रोटीन जो होती है सोयाबीन में प्रोटीन होती है। अगला क्वेश्चन कहता है पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है? तो आपको बिल्कुल पता होगा क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों का हरा रंग होता है और क्लोरोफिल की प्रक्रिया के कारण ही पत्तियां खाना बनाती हैं और पेड़ को भोजन प्रोवाइड करती हैं, पेड़ों को, जड़ों को, तनों को ये भोजन प्राप्त करती हैं। अगला क्वेश्चन कहता है शरीर में ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। आप देखते होंगे जो मतलब पतले-दुबले लोग होते हैं उनसे कहा जाता है कि आप प्रोटीन लीजिए या फिर आप प्रोटीन भरी चीज़ें खाइए, दूध खाइए और क्या नाम है, केले खाइए, है ना? तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन नई सेल जनरेट करता है। इसलिए आप देखते होंगे जो जिम जाते हैं वो प्रोटीन का सेवन बहुत करते हैं क्योंकि उनको सेल जनरेट करनी होती हैं, सेल बनानी होती हैं। ओके? इसी प्रकार से जो शरीर में ऊतक यानी सेल्स अगर आपको बनाने होते हैं तो प्रोटीन लीजिए सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन कहता है माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो आपका एनर्जी का ट्रांसफार्मर जिसे हम बोलते हैं, तो वो जीवाणु में अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन कहता है सोयाबीन में प्रोटीन कितने प्रतिशत होता है?
हमने बताया ना अभी कि सोयाबीन की जो दाल होती है या सोयाबीन जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो वो इसमें लगभग 42% प्रोटीन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज जो होती है, देखिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये सब आपकी शर्कराएं होती हैं, लेकिन जो ग्लूकोज होती है, आप देखते होंगे कोई भी व्यक्ति बीमार हो या कोई भी कुछ हो, उसे तुरंत ग्लूकोज का इंजेक्शन लगाते हैं या ग्लूकोज तुरंत चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का इंस्टेंट एनर्जी प्राप्त करता है। आप देखते होंगे ग्लूकोज आता भी है ना? लोग थक गए हैं तो उसे घोल के पी लेते हैं। ग्लूकोज क्या करता है? इंस्टेंट एनर्जी देता है, मतलब तुरंत आपको एनर्जी देता है। एनर्जी देखिए आपको फूड से ही मिलती है, लेकिन आपको फूड को पचाने में, जब उसको पचाएँगे तो कुछ प्रोसेस लगेगा ना, उस प्रोसेस में भी एनर्जी खत्म होती है। जब वो प्रोसेस लगता है तो कुछ देर बाद एनर्जी मिलती है, तुरंत एनर्जी नहीं मिलती है। वो तो क्या करते हैं, जब जब हमारा भोजन पच जाता है ना तो ग्लूकोज़ ही बनता है। तो इसलिए क्या करते हैं डॉक्टर जो होते हैं वो सीधे ग्लूकोज़ दे देते हैं, मतलब उन्हें पचाना ना पड़े। इसलिए क्या होता है, ह्यूमन को तुरंत एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है कोशिका की आत्महत्या थैली किसे बोलते हैं? तो कोशिका की आत्महत्या थैली जो बोलते हैं हम, लाइसोसोम को बोलते हैं। लाइसोसोम का ये काम ये होता है, जो भी अनट्रप्टेड सेल यानी खराब सेल्स या कुछ भी खराब पार्ट्स जो बॉडी में मौजूद है, उसको वो खाता है और खुद खत्म हो जाता है। मतलब एक आत्मघाती बम के तरीके रूप में ये काम करता है लाइसोसोम, ठीक है? ताकि जैसे मान लीजिए आपका ये सेल है, अब ये लाइसोसोम आया यहाँ से, इसको खा गया और खुद भी खत्म हो गया। तो मतलब शरीर को जो खराब चीज़ें होती हैं, जिस प्रकार से आतंकवादियों को हमारे आर्मी बचाती है, कभी-कभी खुद भी खत्म हो जाती है, उसी प्रकार से लाइसोसोम जो होता है, वो खराब चीज़ों से बॉडी को बचाए रखता है, ठीक है? इसलिए बोलते हैं आत्महत्या की थैली, मतलब शरीर को खराब नहीं होने देता है, खुद ही भला ये खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाता है, और जब बॉडी को ज़रूरत पड़ती है तो उस जो जमा हुआ होता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन फिर कार्बोहाइड्रेट में बदलता है और फिर बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसलिए कहते हैं कि हफ्ते में एक बार व्रत रहना चाहिए। क्या होता है कि हम हफ्ते भर तो खूब सारा खाते हैं, खूब सारा खाते हैं, खाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाता है। अब जो लोग मोटे हो जाते हैं ना, उनकी दिक्कत यही होती है कि कार्बोहाइड्रेट जमा रहता है ग्लाइकोजन के रूप में, वो व्रत नहीं रहते हैं। अगर वो व्रत रहें ना, तो गारंटी ये है कि अगर वो हफ्ते में 1 दिन व्रत रहें, जो उनका ग्लाइकोजन जमा हुआ है, वो फैट के रूप से हटकर आपको एनर्जी में बदल जाएगा, और क्या होगा, उनका फैट कम हो जाएगा, ठीक है? जो मोटे लोग होते हैं, वो व्रत भी नहीं रह पाते हैं सही से। अगर वो व्रत रहें तो उनका फैट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, तो ग्लाइकोजन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट रूप में बदल के उनको एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। इसलिए जब हम व्रत रहते हैं तो क्या होता है, हमको एनर्जी कहीं न कहीं से तो मिलती है ना, हम खाते नहीं हैं, थोड़ा कमज़ोरी होती है, लेकिन हमको एनर्जी तो कहीं न कहीं से मिलती होती है, क्योंकि हर बॉडी के पार्ट्स को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहीं न कहीं से आती है, सीधी-सी बात है। और जब वो एनर्जी कहीं न कहीं से आती है, तो वो वही संग्रहित एनर्जी ही हमारे पास आती है, ठीक है? अगला क्वेश्चन कहता है जीव द्रव शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ईंधन का काम करता है, ये बॉडी के अंदर जाता है और फिर पचता है और फिर बॉडी में एनर्जी रिलीज करता है। अगला क्वेश्चन कहता है कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां कौन नियंत्रित करता है? तो सीधी सी बात है, कोशिका की जो भी क्रियात्मक गतिविधि होगी उसे कौन? केंद्रक नियंत्रित करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोगों ने लगभग साइंस के काफ़ी क्वेश्चनों को सॉल्व किया, बाकी एक्सप्लेन भी मैंने किया है। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए। इस प्रकार से हम आपको जो जीके की डोज़ है वो हर रोज़ देते रहेंगे। थैंक यू।